आइएगा, मैं एक ऐसे हास्य कवि के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं, आपके मन को जोड़ना चाहता हूं, जो कि टूंडला फिरोजाबाद की धरती से आपके बीच आपसे अपने मन का संवाद करने के लिए आतुर हैं। भाई राम राहुल जी इस मंच की शोभा है। मैं जोरदार तालियों के बीच में उन्हें बुलाना चाहता हूं। अभिनंदन करें आदरणीय राम राहुल टूंडला से। नगर निगम के चुनावों में स्थितियां बड़ी विचित्र रहीं। वोट प्राप्त करने के लिए नेताओं ने तमाम तरह की उनकी व्यवस्था करके दी वोटरों को। हमारे यहाँ साहब भी एक चुनाव लड़ा चेयरमैन का, उसने भी वोटरों की व्यवस्था करी, लेकिन साहब उसको वोट उतने नहीं मिले जितने उसने व्यवस्था की। जब वो काउंटिंग हुई, काउंटिंग के बाद जब उसने देखा कि फलाने मोहल्ले से यार व्यवस्था तो हमने बहुत की थी लेकिन वोट उतने नहीं मिले, तो बेचारा वो मोहल्ले लोगों को शिकायत करने पहुंच गया। अब शिकायत करते करते मामला इतना बिगड़ा कि वहाँ मारपीट हो गई और नेताजी को बुरी तरह से पीटा गया। जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो मुझसे बोला, भाई एक बात बताओ, जूतों में और वोटों में क्या अंतर होता है? अब आपकी चेतना का थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं कि आप किस चेतना के साथ कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। बोला कि वोटों में और जूतों में क्या अंतर होता है? मैंने कहा भाई साहब, जब वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय भाई बहुत बढ़िया। जब वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। एक मेरा मित्र है साहब, सुबह उठेगा, लोटे में पानी भरेगा और अपनी पत्नी के मुंह पे छिड़क देगा। जब उनके पिताजी ने देखा कि ये रोज ये बहू के मुंह पे पानी छिड़कता है, तो उन्होंने एक दिन अपने पास बुलाया और बोले, भैया ये बता, ये तू डेली बहू के मुंह पे पानी क्यों छिड़कता है? अब उस बच्चे का जवाब सुनना और आनंद लेना। वो बोला कि पापा जी इसमें मैं कोई टोटका वोटका नहीं करता हूँ। असल में मैं सब्जी मंडी गया था तो सब्जी वाला कह रहा था कि पानी छिड़कने से माल ताज़ा बना रहता है। आए है। इतना सुनते ही उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाया और 3-4 तमाचे दिए और बोले, बेवकूफ़, मुझे इतनी देर से बता रहा है? अगर पहले ही बता दिया होता तो मेरा ही माल वासा क्यों होता? क्या बात है, क्या बात। देखिए साहब, आप लोग जितने भी बैठे हैं भले शहर में रहते हों, लेकिन मैं मान नहीं सकता कि गाँवों से आपका संबंध न हो। ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले ही होंगे। हमारे गांवों की और शहर की हम संस्कृति की बात करें तो मेरा दावा है कि आज भी हमारे गांवों की संस्कृति शहरी संस्कृति पर बहुत भारी है। तब मुझे मुनव्वर राना की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और साहब एक और गांव की संस्कृति हुआ करती थी, जब भी कोई नई बहू आती थी तो उसका चेहरा मोहरा देखने के लिए हमें महीनों लग जाते थे, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था। आज तो बरमाल के नाम पर सबसे पहले दुल्हन की नुमाइश लगाई जाती है। ब्याह बारात तो आप भी करते होगे साहब, मैं भी एक बारात में गया, वहाँ भी बरमाल का कार्यक्रम होना था। सजा समरा दूल्हा स्टेज पर बैठा था, सामने से दुल्हन अपनी 2 सहेलियों के साथ हाथ में बरमाल लेकर के आती है। इतने में साहब फोटोग्राफर रूपी प्राणी प्रकट होता है। उसने दुल्हन को दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया, अरे बहन जी ये बाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए, दाएं हाथ को थोड़ा सा नीचे रखिए। फिर भी साहब उसको संतोष नहीं हुआ, उसने दुल्हन के हाथ पकड़ा, बोला इस तरह से माला पकड़ो। मैंने कहा फोटोग्राफर भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तूने सबके सामने दुल्हन का हाथ पकड़ लिया। फोटोग्राफर ने पहले तो मुझे घूरा, फिर बोला भाई साहब फोटो आपको खींचनी है, मुझे खींचनी है। मैंने कहा यार फोटो तो तुझे खींचनी है। क्या तो आप चुप रहो, मैं अपने हिसाब से दुल्हन को एडजस्ट करूंगा। मैंने कहा जब दुल्हन को तू ही एडजस्ट कर लेगा तो ये दूल्हा क्या करेगा? क्या बात भाई, बहुत बढ़िया। हमारे आलोक बेजान जी कविता पढ़ रहे थे, अभी कुछ समय की पहले की बात है। एक दिन मैं इनके घर पे पहुंच गया, इनका लड़का मुझे बाहर ही खड़ा मिल गया। मैंने कहा बेटा पिताजी हैं? बोला कौन से वाले? आए है। मैंने कहा बेटा कितने पिताजी हैं? बोला लिखित पढ़न पे 5 हैं। मैंने 5 पिताजी? लड़का बोला ताज्जुब क्यों मानते हो, तुम्हारे गिनाऊंगा तो पूरे 6 बैठेंगे। वाह। मैंने कहा बेटा गिना। अब उस बच्चे का जवाब सुनना और आनंद लेना साहब उसके एक जवाब का। मैंने कहा बता। बोला ये बताओ परमपिता परमात्मा सबका पिता है या नहीं है? मैंने कहा है।
तुम्हारे पिताजी अपने पिताजी हैं कि नहीं हैं? मैंने कहा हैं। अपनी पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने कहा पिताजी कितने हो गए? मैंने कहा 3। चौथा बताऊं? मैंने कहा बता। चौथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और 5 बोला 5वां बताऊं? 5वें की बात आप तक पहुंचती है तो थोड़ा आनंद लेना साहब। 5वां बताऊं? मैंने कहा बता। जब गाय हमारी माता है तो फिर सांड कौन हुआ? हाय हाय, क्या बात और है। 6वें की बात पहुंचे, थोड़ा सा तालियां उठाना। मैं और बोला 6वां बताऊं? मैंने कहा बता कि अंकल जी अब अपनी कहीं दबती है, कहीं फंसती है तो गधे को भी बाप बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं? क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। देखिए साहब, जब क्या मैं दृष्टि है, वाह। मैं जवान था, मैं भी खूबसूरत था। खूबसूरत तो खैर आज भी हूँ, आज भी है बेशक। लेकिन समय के हिसाब से थोड़ी पैकिंग खराब हो गई है। जब हम जवान हुआ करते थे तो तमाम तरह का सौंदर्य हम आगे आगे पीछे घूमा करता था। और कुछ सौंदर्य ऐसा होता था जिसके आगे पीछे हमें भी घूमना पड़ता था। उस समय की जो स्थितियाँ थीं आज परिस्थितियों में बदल गई हैं। आज स्थिति क्या है कि जवानी में लगता था कि अपना सा कोई दिलदार नहीं है। आहा, मेरी बड़ी उम्र के लोग सुन लें इसको। जवानी में लगता था कि अपना सा कोई दिलदार नहीं है। मोहब्बत धोखा है, इसमें सच्चा प्यार नहीं है। मोहब्बत धोखा है, इसमें सच्चा प्यार नहीं है। और उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं हम, अब तो कोई राखी बांधने को भी तैयार नहीं है। अब तो कोई राखी बांधने को भी तैयार नहीं है। और साथ लड़कियों के बीच में अपनी क्या वैल्यू रह गई है कि सहेलियों में किलोल कर चली जाती है, दोस्तों में रस घोल कर चली जाती है, और हम पीछे मुड़कर भी देख लें तो चाचा जी नमस्ते बोल कर चली जाती है। भाई आलोक जी का फोन आया एक दिन, बोला भाई साहब वैलेंटाइन डे मनाया जी। मैंने इनकी बात का जवाब दिया। जवाब में आनंद आ जाए आपको तो आप आलोक जी के सम्मान में तालियां बजाएं। मैंने कहा ढलती उम्र में माँ भी अपनी नज़र नहीं उतारती। ढलती उम्र में माँ भी अपनी नज़र नहीं उतारती। हमें देखकर तो कोई झूठा ख्वाब भी नहीं पालती। ढलती उम्र में माँ भी अपनी नज़र नहीं उतारती। हमें देखकर तो जुल्फें तक नहीं संवारती। और वैलेंटाइन डे क्या खाक मना लें हम, अब तो कोई फूल को फेंक कर भी नहीं मारती। अब तो कोई फूल को फेंक कर भी नहीं मारती। और साहब आपने अखबार के माध्यम से सुना होगा, टीवी के माध्यम से भी आपने अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा, टीवी के माध्यम से आपने देखा भी होगा। अपने देश की बात नहीं, एक विदेश में एक महिला ने अपने पति को तलाक दे करके एक कुत्ते से शादी कर ली। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने ये समाचार पढ़ा। मैंने उस महिला को राय दी कि तुम्हें क्या करना चाहिए था। बुराई आप लोगों को पसंद आती है तो उस महिला के सम्मान में आप तालियां बजाना कि तेरे घर की नाव आराम से खे जाती, तेरे घर की नाव आराम से खे जाती। यह सुनहरा मौका कहीं हमें दे जाती, यह सुनहरा मौका कहीं हमें दे जाती। अरे तुझे कुत्ते से शादी करने की जरूरत क्या थी? अरे 1-2 पट्टे मथुरा से ही ले जाती। तुझे कुत्ते से शादी करने की जरूरत क्या थी? 1-2 पट्टे मथुरा से ही ले जाती। और साहब स्थितियां आज जो मनुष्य है उस बेचारे की न तो कोई घर में सुनता है, न कोई बाहर सुनता है, न उसकी सरकार सुनती है। सरकार तो केवल साहब महिलाओं के उत्थान में लगी हुई है। महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस देश की राष्ट्रपति स्वयं महिला हो उससे ज़्यादा उस महिला को, इस देश की महिला को सशक्त किया जा सकता है। क्या बात फिर है, भी अच्छा तर्क है भाई। महिला सशक्तिकरण चल रहा है। और देखिए पुरुष वर्ग का दुर्भाग्य, अगर महिला सीधी है तो गाय और पुरुष सीधा है तो गधा। ये स्थिति है। 4 पंक्तियां मैं पुरुष वर्ग के समर्थन में पढ़ना चाहता हूं। जो पुरुष हैं निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे मैं समझ लूँगा वो पुरुष हैं ही नहीं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सैकड़ों झोंपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है। सैकड़ों झोंपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है।
तब एक राजमहल बनता है। वहाँ को पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में यहाँ ताजमहल बनता है। अरे साज तो मिल जाता है लेकिन आवाज नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। हाय हाय, क्या बात है, क्या ताजमहल मिला है? तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। देखिए साहब, अभी हम सब ने कोरोना काल देखा। कोरोना काल में जिस वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उस वर्ग को तो बेचारे को किसी ने पूछा ही नहीं। सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो हमारे युवा वर्ग का हुआ, युवा साथियों का हुआ। किस तरह से एक दिन साहब एक युवा साथी से मेरी मुलाकात होगी। मैं, बेटा ये बताओ कोरोना काल में तुमने क्या क्या खोआ, क्या क्या पाया? बोला सब पाया का सब खोया ही खोया है। तो उसकी जो वेदना है उसमें से मैंने हंसी निकालने का प्रयास किया। उसकी वेदना सुनिए। स्वागत भैया। कि मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, कि मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा भी गौना हो गया। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे। अब हाथ खोलना थोड़े से। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। कि मेरी प्रेम गाथा फिल्मी सीन हो गई, विवेक और बुद्धिमतहीन हो गई। मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए, अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए। कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए। और साहब चार पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। अब हम सब लोग योगी बाबा की सरकार से कितने संतुष्ट हैं कितने असंतुष्ट हैं ये अलग की बात है, लेकिन साहब कुछ पशुओं का योगी जी ने बहुत भला कर दिया है, बहुत ज़्यादा अहंकार में आ गया है। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। कुट कुट के हम तो घर में जैसे खाड़ हो गए, कुट कुट के हम तो घर में जैसे खाड़ हो गए, पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते भाड़ हो गए, पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते भाड़ हो गए। जहाँ पर दिखी हरियाली वही खेत चर लिया, हमसे तो अच्छे योगी जी के साढ़ हो गए, हमसे तो अच्छे योगी जी के साढ़ हो गए। क्या बात है। समय की सीमा का मुझे भी पूरी तरह से पालन करना समय की सीमा का मुझे भी ध्यान है, उसका ध्यान रखते हुए मैं मात्र दो छोटी छोटी कविता एक एक डेढ़ मिनट की आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूँ साहब। देखिए साहब, जब हमारे यहाँ श्राद्ध पड़ता है तो श्राद्ध जो हमारे दिवंगत महात्माएं होती हैं, क्या बात, उनकी एक तरह से पुण्यतिथि मनाई जाती है और हम लोग श्राद्ध डालते हैं। और श्राद्ध वाले दिन आपने देखा होगा कि कौओं को खाना जरूर खिलाया जाता है। बिल्कुल। हमारी एक मान्यता है कि हमारे जो दिवंगत आत्मा हैं, जो लोग हमारे पूर्वज हैं, वो कौए के रूप में खाना खाने के लिए आते हैं, इसीलिए कौओं को खाना डाला जाता है। छोटी सी कविता यहाँ से मैंने निकाली है सागर साहब, छोटी सी कविता सागर साहब छोटी सी कविता मैंने निकाली, आनंद लेना साहब आप। पति के श्राद्ध वाले दिन पत्नी ने खीर पूड़ी बनाई, पति के श्राद्ध वाले दिन पत्नी ने खीर पूड़ी बनाई और कौए को खिलाने के लिए खाना छत पर लाई, और कौए को खिलाने के लिए खाना छत पर लाई। कुछ देर के बाद एक कौआ आया, कौए ने खाने के पूरे 3 चक्कर लगाए लेकिन खाने में पंजे तक नहीं छुआए। कौए ने खाने के पूरे 3 चक्कर लगाए लेकिन पंजे तक नहीं छुआए। इतने में पड़ोसिन भी खाना छत पर लाई, उसे देखते ही कौए ने उसके पास तक की दौड़ लगाई।
कौआ पड़ोसिन के खाने के पीछे पड़ गया और उसमें से एक पुड़ी लेकर के उड़ गया। कौआ पड़ोसिन के खाने के पीछे पड़ गया और उसमें से एक पुड़ी लेकर के उड़ गया। इसे देख पत्नी बोली, अब पत्नी का जवाब सुनना सा आनंद लेना। पत्नी की जो वेदना है उसने किसे प्रकट की। पत्नी बोली, श्राद्ध वाले दिन भी मुझसे मुंह मोड़ रहा है, श्राद्ध वाले दिन भी मुझसे मुंह मोड़ रहा है, मरने के बाद भी कलमुही का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाय 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 हाय। मरने के बाद भी कलमुही का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और साहब अंतिम एक 1.5 मिनट की कविता सुना के मैं अपना स्थान लेता हूँ। देखिए, अभी कुछ समय पूर्व की बात है, कश्मीर से धारा 370 हटी। हाँ, जब वो धारा हटी तो सारे देश में उसकी प्रतिक्रियाएं हुई। ये धीरे धीरे करके हमारी जेलों तक भी पहुंची। और मैं इस धारा को हटने में अपनी केंद्र की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो भारत माता के मस्तक पर एक कलंक था उसको मिटाने का काम हमारे देश की सरकार ने किया है। क्या एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखता हूं कि जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी वैसे एक घटना घटी। जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी वैसे ये घटना घटी। जेल में बंद आसाराम झूमने लगा और मोदी का फोटो लेकर बार बार चूमने लगा। जेल में बंद आसाराम झूमने लगा और मोदी का फोटो लेकर बार बार चूमने लगा। यह देख जेलर बोला, लगता है आसाराम बोराया है या इसको पागलपन का दौरा आया है। यह सोच तुरंत डॉक्टर को बुलाया और आसाराम का पूरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि आसाराम तो पूरी तरह स्वस्थ है। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि आसाराम तो पूरी तरह स्वस्थ है, लगता है जेल के माहौल में ही मस्त है। तो जेलर ने आसाराम से कहा कि जेलर साहब, जेलर ने आसाराम से कहा कि आज तुम पागलपन का नाटक क्यों कर रहे हो, जेल के नियमों से बिल्कुल नहीं डर रहे हो। तो आसाराम ने जवाब दिया कि जेलर साहब अब थोड़े सी हाथ खोलना आप, कि जेलर साहब अब तो आज तो बहुत शुभ दिन है, कि जेलर साहब आज तो बहुत शुभ दिन है। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। और जेलर साहब अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी। अरे यार 370 हटी है तो कल 376 भी हट जाएगी। क्या बात है। आज 370 हटी है तो कल 376 भी हट